क्या एनकाउंटर बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का हल हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अपराधियों पर अंकुश लगाना है तो यूपी की तरह बिहार में भी गाड़ियां पलटवानी होंगी। और यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा यूपी के तर्ज पर, जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बच्चे कुचे लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। सरकार तो गंभीर है ही, सरकार तो अपने स्तर पे आप देख रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर का सहारा एनकाउंटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। देखिए गाड़ी दुर्घटना होती है, मतलब गाड़ी का पलटना, ये सब चीज जो यूपी में है वो चीज बिहार में अब जरूरी हो गया और कार्रवाई होगी। इन लोगों पर कार्रवाई हो ही रही है, गवर्नमेंट गंभीर है। देखिए जब कोई मॉडल कहीं भी लागू होता है तो उसकी बात लोग करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब हमारे विधायक अगर ऐसा बोल रहे थे तो सरकार भी तो हम ही लोगों की है। और एनकाउंटर मॉडल जो आप समझ रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे थे कि यहाँ भी अपराधियों का मतलब एनकाउंटर करना चाहिए, उस तरफ इशारा कर रहे थे ताकि इशारा क्या होना चाहिए, इशारा कौन सी करना है। जो बात बोलना है एकदम टाइट होकर के बोलिए कि जो अपराधी हैं और पुलिस को इतनी छूट मिलनी चाहिए, पुलिस को मतलब पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अफसरों को इतनी आजादी देनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अपराधियों में खौफ होना चाहिए शासन प्रशासन का, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो। खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं उनको एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। यूपी मॉडल का भी वकालत करते हैं। खैर मॉडल जो भी हो, लेकिन अपराधियों में खौफ पूरा होना चाहिए। अपराध करने से पहले कि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं और इनकाउंटर भी हो सकता है, मतलब खौफ पैदा करने के लिए जो करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। एनकाउंटर मॉडल यानी आपको लगता होना चाहिए यहाँ पे? निश्चित रूप से अगर अपराधी भाग जा रहे हैं, प्रशासन पीछे जा रहा है, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मॉडल का उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास दुबे एनकाउंटर के गाड़ी पलटने जैसी तस्वीर अब बिहार में भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या इन विधायकों को इस बात का अंदाजा है, इस बात की गंभीरता को ये समझ पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या है और एनकाउंटर मॉडल की जिसकी ये वकालत कर रहे हैं उसके मायने क्या है। अब जैसे ही ये बयान सामने आए इसके बाद लगातार सुर्खियां इन पर जारी है और नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी इस पर क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए, क्योंकि सरकार के लिए भी यहाँ पर फेस सेविंग इन बयानों के बाद मुश्किल हो गया। बहुत सा लोगों के बहुत सी अपना अपना व्यू होता है और हम समझते हैं कि उसमें उस तरह के मॉडल को यूज करने में मानवाधिकार आयोग का भी बहुत सा इंटरफेरेंस रहता है हर जगह बहुत सा। तो देखते हैं, सरकार पूरी तरह से तत्पर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में पूरी तरह से ब्रेक किया गया है। हाँ, कुछ क्राइम हुई है और उसको कैसे फर्दर हम स्ट्रेंथन कर सकें और उस पर हम कैसे अपना नकेल कर सकें, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने खुद पुलिस मुख्यालय गए, पूरी तरह से उन स्थितियों को देखा, नए दिशा निर्देश दिए गए। हम समझते हैं आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा। अब कानून के अपना काम करने का जो तरीका है उसको भी आप देख ही रहे हैं, इसका क्या बयान करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हम आलोचना करें तो समालोचना करें तो व्यक्तिगत रूप से उसे देखा जाता है। ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये आम आवाम का सवाल है, जनता का सवाल है। रोज नई नई समस्याएं आ रही हैं, अपराधों का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है। सरकार को त्वरित गति से इन तमाम अपराधियों और गैंग के लोगों और माफियाओं पर नियंत्रण करने का कदम उठाना चाहिए। बयान बहादुर विधायक अब खुद यहां पर सरकार के लिए ही आफत बन गए हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है आप ये भी देखिए। दरअसल बिहार में पटना में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। उधर नालंदा में भी घटना सामने आई जहां पर LIC अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद बयानों का यह सिलसिला जारी है। यूपी के हाथरस जैसा कांड अब बिहार के पटना में हुआ है। फतुहा इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को मनचलों ने मार डाला। घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ मनचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे घर के गिर में था 40 का था। हमारे अतिफानी तो थे जहाँ मैं हल्ला में कहा कि अब जाओ अपने घर बाबा लाइन के निरोता रोड के निरोता में धाई था मार दिया। मतलब कोई पहले से लड़ाई उड़ा है? पुलिस में गेल है
लड़ाई पहले से कर हल जी ना, हमें तो कोई अति नहीं, सर पहले से सिक्योरिटी जब तक करते रहता था वो कानून। अब छपरा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस की एक गाड़ी को नाराज भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, कुछ अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात ऐसे हो गए कि इलाके में शांति बहाली के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। लोगों का ये गुस्सा एक वार्ड मेंबर की लाश मिलने के बाद फूटा। मंगलवार रात से वार्ड मेंबर सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं था। बुधवार की सुबह लाश मिली। सद्दाम इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे क्या वजह है। 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन सबसे हैवानियत का मंजर दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा में। रविवार को वहां एक LIC अफसर की हत्या कर दी गई थी। खून के प्यासे क्रूर अपराधियों ने लाठी रॉड और ईंट से पीट कर मार डाला। वारदात की CCTV तस्वीरें हत्यारों की करतूतों की गवाही दे रही हैं। एक लोजपा नेता के नाम आ रही है। अनुसंधान का विषय है, कोई भी नेताजी हो या जो भी दोषी होंगे, जिनके द्वारा भी घटना की गई होगी, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने वाले इन मामलों में से किसी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना से राजेश कुमार झा और छपरा से आलोक जायसवाल के साथ रंजित कुमार सिंह, नालंदा आज तक। बात अब बंगाल चुनाव की, क्योंकि बंगाल चुनाव के लिए आज का दिन अहम है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लग सकती है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, जिसमें पीएम मोदी मौजूद होंगे। उधर टीएमसी की लिस्ट भी फाइनल बताई जा रही है। कल टीएमसी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। सबकी निगाहें नंदीग्राम सीट पर है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ममता बनर्जी के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारेगी। बंगाल के चुनाव में सबकी निगाहें नंदीग्राम पर लगी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी यहां से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো। দায়িত্বটা আমার। तो क्या नंदीग्राम बनेगा बंगाल के चुनावी भूचाल का एपिसेंटर। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। क्या नंदीग्राम से खुलेगा बंगाल के राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো। দায়িত্বটা আমার। क्या बीजेपी के लिए बंगाल का अमेठी भी साबित हो सकता है नंदीग्राम। नंदीग्राम के चुनावी कुंड में आग धधकने लगी है। दावों की आहुति से, रणनीतियों के हवन से अग्निकुंड को हवा दी जा रही है। अब तक अटकलें थी, अनुमान था, पर अब पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरी है। टीम ममता को सीधे मैसेज भेजा है कि नंदीग्राम की लड़ाई का तो उन्हें भी इंतजार है। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো। দায়িত্বটা আমার। शुभेंदु जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन खुद उनका ये बयान बता रहा है कि नंदीग्राम में ममता से उनकी लड़ाई का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। नंदीग्राम के अखाड़े में वो खुद उतरेंगे, इस पर गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनका नाम फाइनल हो भी गया हो, तब भी इसका ऐलान तो पार्टी फोरम से ही होगा। हो सकता है कि बीजेपी उधेड़बुन में हो सकता है कि शुभेंदु को नंदीग्राम से उतारने पर उठने वाले सवालों के जवाब अब तक न मिल पाए हो सकता है कि शुभेंदु को लेकर जोखिम ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। नंदीग्राम से लड़ने का उनका ऐलान डंके की चोट पर हो चुका है।
নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো नंदीग्राम আমার নামটা যেন থাকে। नंदीग्राम सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, विचारधाराओं का कुरुक्षेत्र भी है। इसी नंदीग्राम से बंगाल की राजनीति में ममता का सूर्योदय हुआ। नंदीग्राम ने ममता को फाइटर बनाया, वो कद वो रुतबा दिया कि वो बंगाल की राजनीति में कदम बढ़ाती चली गई और इस सफर में उनका दायां हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी। तो अब अगर शुभेंदु नंदीग्राम में ममता के सामने खड़े होते हैं तो यकीन मानिए कि इस जंग का रोमांच इंदिरा बनाम राजनारायण, अमिताभ बनाम बहुगुणा, सोनिया बनाम सुषमा और राहुल बनाम स्मृति ईरानी की जंग से कम नहीं होगा। मिदनापुर से शाहजहां अली के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी अपने अभियान को और आक्रामक करने लगी है। मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार हो चुका है, तो गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े चेहरे भी ममता बनर्जी की घेरेबंदी के लिए बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। वंदे 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 वंदे, जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के अंदर जो भी तुष्टीकरण की राजनीति है, बहुत तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लपके हाथ में। बंगाल में ममता को घेरने का बीजेपी प्लान। करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन बंगाल के लिए रण में उतरेंगे कई केंद्रीय मंत्री। टीएमसी को खुला चैलेंज करने के इरादे से बीजेपी का अचूक प्लान तैयार है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक काम करेगी जिसमें यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। वैसे तो चुनावी महासमर से पहले ही पीएम मोदी ममता सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अब लड़ाई उससे आगे की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तैयारी है कि पीएम मोदी की 20 चुनावी सभाओं के जरिए बंगाल के सभी 23 जिलों के वोटरों को एकजुट किया जाए, ताकि बीजेपी 2021 की पहली अग्नि परीक्षा में पास हो सके। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी की 6 रैलियां प्रस्तावित हैं। बंगाल चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को होने जा रही है। उस दिन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता पीएम की 7 मार्च वाली रैली की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। पार्टी कह रही है कि पीएम की कोलकाता रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल पीएम मोदी की उम्मीदें नहीं तोड़ेगा और इस बार ममता की गद्दी छिन जाएगी। पार्टी इतिहास रचेगी। लेकिन टीएमसी बीजेपी की उम्मीदों को महज ख्वाब बता रही है। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज से बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर मंथन किया, जिस पर आखिरी फैसला दिल्ली में लिया जाना है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा। आज तक। पश्चिम बंगाल चुनाव की हॉट सीट बन चुके नंदीग्राम की अब बात। बीजेपी और टीएमसी पहले 2 चरणों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में हो सकता है, जहां ममता और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर हो सकती है।
क्या नंदीग्राम में बंगाल का सबसे भीषण चुनावी संग्राम होगा? क्या नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी की भिड़ंत होगी? बंगाल में सबसे जबरदस्त चुनावी लड़ाई की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वे भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ सकती हैं। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, काजेई कोनो असुविधा नेই। एमनकि आमी यदि नंदीग्रामे दाঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। अब शुवेंदु के नाम का ऐलान होते ही ममता और उनके बीच आमने सामने की जंग का बिगुल बज उठेगा। कोलकाता में पहले और दूसरे दौर के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन हुआ। क्या नंदीग्राम में होगा शुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी? जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेताओं का मानना है कि शुवेंदु अधिकारी को ही मैदान में उतारा जाना चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ, वहीं ये आखिरी फैसला पार्टी की आला कमान दिल्ली में ही लेगी। अगर शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा जाता है नंदीग्राम से, तो मान लीजिए कि यही लड़ाई इस चुनाव की सबसे दिलचस्प लड़ाई होगी। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कह दिया था कि नंदीग्राम से शुवेंदु के नाम पर चर्चा हुई है। नंदीग्राम के संग्राम से ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट शासन को उखाड़ फेंका था और सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। वहीं नंदीग्राम शुवेंदु और उनके परिवार का भी गढ़ है। उन्हें ही नंदीग्राम आंदोलन का सूत्रधार बताया जाता है। अब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं कि ममता को हराकर शुवेंदु साबित कर दें कि वो नंदीग्राम के हीरो थे। On his own stature was hugely overrated by people who may or may not have the full understanding of Bengal politics as it works. Like people said, he is the hero of Nandigram, as if he created Nandigram, not Didi. So now Didi is fighting Nandigram, and he should defeat Didi there, because if he is the hero of Nandigram, he should defeat. We have taken the battle to the Nandigram. He should defeat Didi in Nandigram. जहां तक शुवेंदु और उनके परिवार की बात है, तो पूर्व मेदिनीपुर और उनके तहत आने वाले नंदीग्राम में उनकी सियासी जड़ें गहरी हैं। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के बाद शुवेंदु टीएमसी के टिकट पर विधायक बने थे। तामलुक लोकसभा सीट से वो 2009 और 2014 का चुनाव जीते। 2016 में वो नंदीग्राम से एक बार फिर विधायक चुने गए। उनके पिता शिशर अधिकारी 3 बार के लोकसभा सांसद हैं। वहीं उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी तामलुक सीट से सांसद हैं। दिसंबर 2020 में शुवेंदु और 1 महीने बाद जनवरी 2021 में उनके छोटे भाई सुमेंदु बीजेपी में शामिल हो गए। शुवेंदु के पिता और उनके भाई दिव्येंदु अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल के कई पदों से ममता ने हटा दिया है और अब वो उनके गढ़ में उन्हें चुनौती देने पहुंच रही हैं। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में चुनाव है, जिसके लिए 12 मार्च तक नामांकन होगा। वहीं बीजेपी की लिस्ट पर दिल्ली से मुहर लगते ही नंदीग्राम में ममता और शुवेंदु की टक्कर का रास्ता साफ हो जाएगा। कोलकाता से पॉलिनी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। 2 शहर, 30 ठिकाने और बॉलीवुड की 5 हस्तियां जो इस वक्त आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। दरअसल जैसे ही आयकर विभाग ने बॉलीवुड की इन 5 हस्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो उसके बाद एक सियासी तूफान आ गया है। अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, इन दोनों से कल 5.5 घंटे अलग अलग बिठाकर पूछताछ हुई। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग की जांच अभी कम से कम 2 दिन और जारी रहने वाली है। सबके पीछे बॉलीवुड और आयकर विभाग के बीच कैसा 36 का रिश्ता है। किशोर कुमार के इस लोकप्रिय गाने से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बॉलीवुड सितारों पर इनकम टैक्स का छापा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सवालों के घेरे में है 5 हस्तियां। फिल्मकार अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, निर्माता निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी, प्रोड्यूसर विकास बहल और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर मधु मंटेना। विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स का हिस्सा रही हैं।
बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन सब के ठिकानों पर भी छापेमारी की और सबूत जुटाए। मुंबई और पुणे में करीब 30 ठिकानों पर कल आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हुई। सूत्रों का कहना है कि अभी अगले 2 दिनों तक आयकर विभाग की ये जांच जारी रहने वाली है। बातें क्या हो रही है, पूछताछ में क्या आया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सिर्फ आरोप है कि टैक्स की चोरी हुई है और उसी के चलते ये पूछताछ की जा रही है। पुणे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जो बातें हुई, बातें होने के बाद भी जानकारी कुछ हासिल नहीं हुई। बस पुष्टि इसी बात की हुई कि मुंबई के बेलाड स्टेट स्थित सिंधिया हाउस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन विंग है, वहां के अधिकारी ये सर्च ऑपरेशंस पूछताछ कर रहे हैं। जिस समय आयकर विभाग का एक्शन शुरू हुआ, उस समय तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में थे। आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ भी धमक गए। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला करीब रात 11 बजे खत्म हुआ। यानी पूरे 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। सूत्रों के मुताबिक दोनों फिल्मी हस्तियों से सबूतों के आधार पर सवाल किए गए। जांच के दौरान अधिकारियों को जो सबूत मिले, उन्हीं के इर्द गिर्द सवालों के जवाब मांगे गए। बताया जाता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स चोरी की कई ठोस सबूत मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि फैंटम फिल्म्स ने जो कमाई की और जो टैक्स जमा किए, वो दोनों मेल नहीं खाते। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी फैंटम फिल्म्स की टैक्स की जांच का हिस्सा है। इसीलिए जांच के दायरे में रिलायंस एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड हस्तियों का प्रबंधन देखने वाली कंपनी क्वान और एक्सीड भी आ गई है। लिहाजा इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमें एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान आयकर विभाग की टीम ने हर डिजिटल सबूत का बैकअप ले लिया है, ताकि सबूत को मिटाया नहीं जा सके। इस काम में काफी वक्त लग रहा है। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग की जो जांच चल रही है, जिसमें कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से कल करीब 5.5 घंटे तक इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने पूछताछ की। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आज कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ इनकम टैक्स के अफसर कर सकते हैं। आपको बता दें, कल करीब 20 लोकेशन पर मुंबई और पुणे में इनकम टैक्स विभाग ने सर्चेस की और बहुत सारा डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, दस्तावेज है, उन्हें खंगाला गया। उन्हें इवेल्युएट करने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। अनुराग हो या तापसी पन्नू, चाहे जेएनयू का छात्र आंदोलन हो या सीएए के खिलाफ आंदोलन या फिर किसानों का मुद्दा, दोनों का रुख सरकारी नीतियों के खिलाफ रहा है। इसी वजह से इस छापेमारी को विरोधी दल सियासी लेंस से भी देखने लगे हैं। ऐसे में सारी नजरें आयकर विभाग पर टिकी हैं कि इस छापेमारी से वो इनके खिलाफ क्या कुछ सबूत जुटा पाते हैं। दिल्ली से मुनीश पांडे और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आपके बता दें कि मुंबई और पुणे में छापेमारी जारी है और अगले 2 दिन भी इसकी जारी रहने के अनुमान है। सीधे चलते हैं, मुनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मुनीश, ये बताइए कि अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन रहा है, छापेमारी हुई है, रेड में क्या कुछ मिला है एजेंसीज को? जो देखिए मीनाक्षी, अभी तक की छापेमारी के बाद में जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने 7 बैंक के लॉकर हैं उनको अपने हवाले में ले लिया है। यानी कि जिनके भी वो लॉकर हैं वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो इस मामले में जिनकी छानबीन हो रही है, जिनमें अनुराग कश्यप हैं, तापसी पन्नू हैं, उनके बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी उस सेट पर मौजूद हैं जहां पर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पुणे में शूटिंग कर रहे हैं। और कल पहले दौर की पूछताछ हुई थी जिसमें उनसे उन सबूतों के आधार पर पूछताछ की गई थी जो आयकर विभाग के पास पहले से ही मौजूद है। और हो सकता है कि दूसरे दौर की पूछताछ भी आज ही हो जाए। अभी भी कई ऐसे ठिकाने हैं इस पूरे मामले में जो लोग भी जांच के घेरे में हैं, जहां पर अभी भी छापेमारी चल रही है। और आयकर विभाग कहना है कि 1 और दिन का वक्त लग सकता है। कई ऐसे सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं डिजिटल एविडेंस के तौर पर, जो इस बात को आयकर विभाग के अनुसार दर्शाते हैं कि जिन लोगों के ऊपर भी छापेमारी हुई है और जो लोग भी संदेह के घेरे में हैं, वो पिछले कई सालों से अपने आय को सही तरीके से नहीं बता रहे थे और इनकम टैक्स की चोरी कर रहे थे और इसीलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है।